जैसे वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। जी हाँ, कैसे हो सारे? आशा करता हूँ बड़े शानदार होगे, बड़े मजे में होगे और मेहनत ताबड़तोड़ कर रहे होगे। इसी के साथ मैं चंदन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे से परिवार पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। दोस्तों, हम लोग स्टेट एनएचएम, ऑल स्टेट एनएचएम सीएचओ एमसीक्यू सीरीज चला रखी है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के आने वाले सभी सीएचओ एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फायदेमंद, किफायती साबित होने वाली है। क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम लोग ला रहे हैं आपके पुराने पीवाईक्यू, जितने भी पिछले पीवाईक्यू है, जो भी क्वेश्चंस है जो आपके लास्ट ईयर सीएचओ के अंदर आए हुए हैं, लास्ट ईयर एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, उन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हम ढूंढ के लेके आए हैं। और आज के क्वेश्चंस थोड़े से खास हैं भाई, डरना मत। देखो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आज के जो एमसीक्यू मैं लेके आया हूँ ढूंढ के, ये वो रेयर एमसीक्यू हैं जो आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं और आप लोग छोड़ाते हो। ये मैंने वैसे एमसीक्यू ढूंढे हैं इस बार आप लोगों के लिए जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और आप लोग उसको छोड़ के आ जाते हो एग्जाम्स में डर के मारे। और ये मैं कुछ ऐसे स्पेशल एमसीक्यू ढूंढ के लाया हूं इस बार आप लोगों के लिए। तो कोई भी डरना मत भाई, थोड़े से मुश्किल है बट ऐसे भी नहीं है कि हमारे बस के नहीं है। हम वो हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। और देखो, करेंगे आज ऐसे एमसीक्यू और इनके बारे में कुछ बताऊंगा। और जैसा कि हर क्लास में कहता हूं, जब भी आओगे कुछ नया सीख के जाओगे। और वाईटी पे आने का फायदा ही तब है जब आओ आप कुछ नया सीख के जाओ, बिना पैसे खर्च किए और कुछ नया सीख के जाओ। वही लप्पू सवाल बिल्कुल नहीं करने का। लप्पू सवाल हर किसी को आते हैं, वो हर कोई सही करके आता है। वो रैंक डिसाइड नहीं करते, रैंक डिसाइड हमारे सवाल करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीख के जाओ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ के जाओ थोड़ा सा वाईटी पे आए हो तो, ताकि अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आपको दिख जाए तो नो डाउट आप लोग उस एक क्वेश्चन को ठीक करके आओ जो आपका रैंक डिसाइड करे और आपको बाकियों से ऊपर लेके जाए। तो शुरू करते हैं शानदार से अध्याय को बच्चों। जैसा कि हर बार मैं एक बात बोलता हूं आप लोगों को कि मेहनत करो, एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, पक्की बात है ये, बट एक दिन जरूर मिलेगी। तो मेहनत मत रोकना बच्चों अपनी। और उस सर वी आर ऑलवेज कंफ्यूज अबाउट टाइमिंग ऑफ क्लास। हाया जी, क्यों कंफ्यूज होते हो भाई? बोल तो रखा है एक दिन छोड़ के अगले दिन क्लास रहेगी और 12 बजे टाइमिंग रहेगा। अब आपकी क्लास मंडे को है, अगली है ना, अगली मंडे को क्लास है आपकी और 12 बजे सेम टाइमिंग आपकी क्लास का रहने वाला है। चलो भाई, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। जल्दी से शुरू करते हैं शानदार सी क्लास को। पहला सवाल आप सभी के सामने, और पहला सवाल ये रहा। अरे देखो जरा, सवाल भी कुछ कहता है उसकी आंखों की तरह, और अगर आपने उसकी आंखें पढ़ ली तो आप सवाल भी पढ़ लोगे। देखो, ऑल केसेस ऑफ सीवियर मीजल्स एंड ऑल केसेस ऑफ मीजल्स इन एन एरिया विद हाई केस फर्टेलिटी रेट नीड टू बी ट्रीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। बताओ कौन से विटामिन से ट्रीट करने की जरूरत पड़ती है हमें मीजल्स के सारे सीवियर केसेस, या ऐसे मीजल्स के केसेस जिनका केस फर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के। 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन। पुट द आंसर बिलो इन द कमेंट सेक्शन। जो सबसे बेहतरीन लगे उसको चुनिएगा। हर एक बच्चा जो सबसे बेहतरीन लगे उसको सेलेक्ट करिएगा और आंसर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ खास है। आंसर जवाब आप लोगों को देना है, सोच समझ के देना है बच्चों। क्या बात है भाई, सर ये सवाल थोड़ी ना गलत करेंगे हैं। चलो भाई, थोड़ी सी मीजल्स की बात करते हैं। मीजल्स अगर आया है तो मीजल्स के बारे में जानना बड़ा जरूरी है ना। अगर कोई पूछे तुमसे कि जल्दी से बताओ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स अगर आपसे कोई पूछे तो क्या आंसर जाएगा? इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सटीक किया है, प्राउड ऑफ यू बच्चों। बिल्कुल विटामिन ए इसका आंसर रहने वाला है, एंड लगभग सभी ने इसका आंसर सही किया है ना। सीमा वर्मा जी, सुबह जी, प्रियंका जी, प्राउड ऑफ यू बच्चों। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने तुमसे क्या पूछा? गुड आफ्टरनून मयूर जी। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मीजल्स का जब भी पूछा जाए, डेट इज द ओटाइटिस मीडिया, है ना, ओटाइटिस मीडिया। बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। बट अगर क्वेश्चन मैं बदल दूं और आंसर चला जाए, बताओ मोस्ट कॉमन सीवियर कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन सीवियर कॉम्प्लिकेशन, अब आंसर क्या होगा? और मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ, अब आंसर क्या होगा? अब आंसर बताओ जल्दी से। मेरी क्लासेस में मैंने मेरे सारे लड्डू पड़ों को पढ़ा रखा है, ये सभी को पढ़ा रखा है। अब बताओ मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन अगर पूछा जाए आप लोगों से, मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन सीवियर कॉम्प्लिकेशन अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर जाना चाहिए? बहुत सिंपल आंसर है, दैट इज द निमोनिया। प्राउड ऑफ यू बच्चों, निमोनिया।
और अगर तुमसे पूछे डेथ का कारण क्या होता है, डेथ का क्या कारण रहता है यहाँ पे, अगर कोई मीजल्स में डेथ का कारण पूछता है तुमसे, तो भारत देश में डेथ का कारण भी निमोनिया है। निमोनिया भाई लोगों, निमोनिया से ही डेथ होती है। बट बहुत सारे बच्चे एसएसपीई बोल रहे हैं आंसर, है ना, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एनकेफेलाइटिस, बार बार एक आंसर आ रहा है, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एनकेफेलाइटिस, एसएसपीई एसएसपीई। भाई एसएसपीई होता है, बट वो सबसे क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है, सबसे क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है। अगर कोई पूछता है सबसे सीवियर क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन बताओ, सबसे सीवियर क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन बताओ, तो आंसर जाएगा एसएसपीई, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एनकेफेलाइटिस। ये सबसे सीवियर है, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है ना, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है, सबसे बाद में जाके होता है बच्चों, और बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है ये, है ना, वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन। क्या मीजल्स में डायरिया होता है? अरे जल्दी से बताओ, क्या मीजल्स में डायरिया होता है क्या बच्चों? मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड फीचर, अगर कोई तुमसे पूछता है मीजल्स के अंदर मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड फीचर बताओ, एसोसिएटेड फीचर बताओ मीजल्स में मोस्ट कॉमन, तो आंसर क्या जाएगा? डायरिया। मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड फीचर ऑफ मीजल्स डायरिया बच्चों, डायरिया, है ना, डायरिया होता है मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड फीचर। बच्चों कोई बताएगा मीजल्स में आपको कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है, और ये कोप्लिक स्पॉट कौन सी स्टेज में मिलता है? क्लिनिकल फीचर के अंदर हमारे पास 2-3 तरीके की स्टेजेस होती है मीजल्स की। आप बताओ कोप्लिक स्पॉट कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है? ये स्टेज 1 में देखने को मिलता है, प्रोडर्मल स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। प्लीज याद रखना, कई बार सवाल आता है, प्रोडर्मल स्टेज के अंदर देखने को मिलता है कोप्लिक स्पॉट। आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो आपको पता होना चाहिए। बहुत है भाई, इतना मीजल्स के बारे में, इतना कहानी बहुत है, इतनी कर लोगे तो इससे ज्यादा कुछ पूछते ही नहीं मीजल्स में, और क्या ही आता है, कोप्लिक स्पॉट आता है ना। कहाँ पे मिलता है आपको? अरे कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे मिलता है कोप्लिक स्पॉट? बता दो जल्दी से, कोप्लिक स्पॉट मिलता है कहाँ पे, जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। 50-year-old lady underwent uneventful बैरिएट्रिक सर्जरी फॉर मोरबिड ओबिसिटी। भाई बहुत भयंकर मोटापा था, इतना भयंकर मोटापा था कि सर्जरी करानी पड़ी, है ना, सुना होगा आपने इस सर्जरी के बारे में बहुत अच्छे से। ऑन द थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे शी डेवलप ब्रेथलेसनेस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज सस्पेक्टेड। तीसरे दिन पेशेंट को ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट किया जा रहा है। बताओ क्या नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा ताकि हम डायग्नोसिस को कंफर्म कर सके? इकोकार्डियोग्राफी, डुप्लेक्स वीनोग्राफी, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी एंड एमआर एंजियोग्राम। बड़ा आसान सवाल है, वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर दे रखा है, कुछ सोचने का ही नहीं, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। क्या लगता है? बैरिएट्रिक सर्जरी है, मोरबिड ओबिसिटी के लिए करी गई है, तीसरे पोस्ट ऑपरेटिव दिन ब्रेथलेसनेस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट किया गया है। क्या करें हम लोग इसके अंदर, क्या करना बनता है? सर अगर पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए इकोकार्डियोग्राफी करवाऊं? नहीं सर, क्या मतलब है इसका? सर डुप्लेक्स वीनोग्राफी करवाऊं? सर वेन्स की थोड़ी ना प्रॉब्लम है यहाँ पे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है, साफ साफ ही लिख दिया पेशेंट ने, जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, जब डायग्नोसिस ही मिल गया यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो डुप्लेक्स वीनोग्राफी कराने का कोई फायदा नहीं है सर। एमआर एंजियोग्राम करवाऊं? क्या क्यों करवाना है सर एंजियोग्राम, जब लिख दिया पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करवानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं है भाई, सबसे अच्छा तरीका ही यही है, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ये सबसे अगली इन्वेस्टिगेशन होगी। और तीसरे दिन ब्रेथलेसनेस हो रहा है, बैरिएट्रिक सर्जरी करी गई है, ओबेसिटी के लिए करी गई है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो करवाई जाएगी पेशेंट की, डेट इज द सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। एम्बोलिज्म है तो सीटी एंजियो करनी पड़ेगी। हाया जी क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। सीमा जी वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बच्चों, लगभग सभी ने आंसर सही किया है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग छोड़ के आ जाते हो, बट इन क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करना, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द फिनोमिना ऑफ लाइटनिंग इन प्राइमी ग्रेविडा एट टर्म प्रेगनेंसी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन है लाइटनिंग का फिनोमिना है प्राइमी ग्रेविडा फीमेल के अंदर, आपको बताना है टर्म प्रेगनेंसी के ऊपर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है। पहला ऑप्शन है इट इज ए वेलकम साइन since it indicate decent fetal head into pelvis। दूसरा ऑप्शन है there is no bladder or bowel symptom associated with this phenomena। तीसरा ऑप्शन है it occurs later and just before labor in primary gravida compared to multigravida। फोर्थ ऑप्शन है it is associated with worsening of cardiorespiratory embarrassment in mother। बड़े खूबसूरत ऑप्शन बनाए हैं मैंने, जल्दी से देखें क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलो भाई
सोच समझ के आंसर करें सारे बच्चे। सोच समझ के आंसर करना सारे बच्चे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बे, बहुत आसान सवाल है। चलो पहले गलतियां पकड़ते हैं इस ऑप्शंस के अंदर, गलतियां क्या क्या है। देखो दूसरा ऑप्शन है देयर इज नो ब्लैडर और बोवल सिम्टम एसोसिएटेड विद दिस फिनोमिना, गलत बात है। यहाँ पे ब्लैडर और बोवल सिम्टम एसोसिएटेड होते हैं, आप सभी को पता है, आप सभी को पता है ब्लैडर और बोवल पे प्रेशर लगता है, ठीक है, जो कि जैसे ही लाइटनिंग होती है तो प्रेशर रिलीज होता है, आप सभी को पता है, तो बोवल और ब्लैडर सिम्टम होते हैं यहाँ पे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा है, इट अकर्स लेटर एंड जस्ट बिफोर लेबर इन प्राइमी ग्रेविडा कंपेयर टू मल्टी ग्रेविडा, उल्टा लिख दिया, मल्टी ग्रेविडा उधर जाना चाहिए था, प्राइमी ग्रेविडा इधर आना चाहिए था, उल्टा लिख दिया भाई ने उल्टा कर दिया ऑप्शन को। जस्ट बिफोर लेबर और लेटर कब होता है, मल्टी ग्रेविडा में होता है, प्राइमी ग्रेविडा में थोड़ा पहले होता है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन, इट इज एसोसिएटेड विद वर्सनिंग द कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्बेरसमेंट इन मदर। अबे लाइटनिंग के बाद तो मदर को सिम्टम वर्स नहीं होते, लाइटनिंग के बाद तो मदर को रिलीफ मिलता है, लाइटनिंग के बाद तो माँ को सुकून मिलता है भाई, लाइटनिंग के बाद तो सुकून मिलता है। रेस्पिरेटरी सिम्टम से पेशेंट जो है, जो परेशान हो रहा होता है, उससे रिलीफ मिलता है पेशेंट को, तो सिम्टम खराब नहीं होते, पेशेंट रिलैक्स फील करता है लाइटनिंग के बाद। सबसे अच्छा ऑप्शन जो करेक्ट लिखा हुआ है कि ये एक वेलकम साइन होता है, बिल्कुल ये एक वेलकम साइन होता है। क्यों वेलकम साइन होता है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है बच्चे का जो हेड है वो डिसेंट डाउन हो चुका है, कहां आ चुका है, पेल्विस के अंदर आ चुका है। डिसेंट डाउन पेल्विस के अंदर आना है ना, पेल्विस के अंदर आना। बट एक इंपॉर्टेंट बात, डिसेंट का मतलब कुछ अलग होता है, डिसेंट का मतलब नीचे को सरकना होता है, बट एक टर्म आती है जिसको एंगेज बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, एंगेज बोला जाता है। एंगेजमेंट कब होता है बच्चे के हेड का, बच्चे के हेड का एंगेजमेंट कब होता है, बच्चे के हेड का एंगेजमेंट तब होता है जब हमारा बेबी का जो हेड होता है, जो बेबी का हेड होता है वो कहां पे पहुंच जाए, किस लेवल पे पहुंच जाए, इस्चियल स्पाइन पे पहुंच जाए, इस्चियल स्पाइन के लेवल पे पहुंच जाए तब उस हेड को एंगेज बोला जाता है। इस्चियल स्पाइन के लेवल पे हो या उससे नीचे हो तो एंगेज कहा जाएगा, इस्चियल स्पाइन से ऊपर होता है तो उसको एंगेज नहीं कहा जाता। खोपड़े को एंगेज कब कहा जाएगा, बेबी को एंगेज कब कहा जाता है, एंगेजमेंट कब होता है, जब बच्चे का हेड कहां पहुंच जाए, इस्चियल स्पाइन पे पहुंच जाए। या तो इस्चियल स्पाइन आप सभी को पता है 0 स्टेशन होता है, 0 के बाद +1 +2 स्टेशन पे आएगा तो ये एंगेज कहलाता है, 0 से ऊपर रहेगा तो ये नॉन एंगेज कहलाता है। बच्चों +1 +2 का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर, याद रखना सारे के सारे, इनका बीच में जो गैप होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, ये भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन आंसर रहने वाला है डेट इज द ए, और मुझे लगता है कई बच्चों ने इसका सही आंसर किया, अरे प्राउड ऑफ यू, अरे सारे तेज हो गए। चलो अब एक जहर क्वेश्चन की बारी है, एक जहर उगल दिया जाए, और ये रहा वो जहर। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिक क्राइसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। थायरोटॉक्सिक क्राइसिस का मेडिकल मैनेजमेंट इनमें से कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, आईवी फ्लूइड, आईवी प्रोपेनोलोल, आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन, आईवी एंटीबायोटिक्स। चलो भाई जल्दी से आंसर करो। फटाफट आंसर करें सारे बच्चे, अच्छा सवाल है, मस्त सवाल है। थायरोटॉक्सिक क्राइसिस, तो समझ के आंसर करना। आप सभी को पता है थायरोटॉक्सिक क्राइसिस को थायराइड स्ट्रोम भी कहा जाता है, इसको हम लोग थायराइड स्ट्रोम भी कहते हैं, पता है ना। ये हाइपरथायरॉयडिज्म का एक रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है, रेयर कॉम्प्लिकेशन है हाइपरथायरॉयडिज्म का, जिसमें कंडीशन आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको
कॉम्प्लिकेशन है, रेयर कॉम्प्लिकेशन है हाइपरथायरॉयडिज्म को, और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, आप सभी को पता है ये, है ना। इसके अंदर थायराइड ग्लैंड के लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, थायराइड स्ट्रोम बोला जाता है इसको। अब थायराइड स्ट्रोम के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं पेशेंट को जो आपको देनी है, नहीं देनी। देखो आईवी फ्लूइड तो देना पड़ेगा भाई, बिल्कुल देना पड़ेगा। देखो पेशेंट के यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, स्वेटी, बहुत पसीना निकलता है पेशेंट का, है ना। हार्ट ऐसा, दिल ऐसा हो जाता है अभी निकल के बाहर आया अरे ऐसा दिल हो जाता है अभी निकल के आया बाहर, बस ऐसे निकल के बस तुम्हारे पास ही जा रहा है, ऐसा दिल हो जाता है, थक 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 थक, ऐसे कूद रहा होता है बहुत जोर जोर से। तो हार्ट ऐसा हो जाता है बस अभी निकल के बाहर आया, है ना। पेशेंट बहुत एनोक्सियस हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है ना, और बहुत परेशान हो जाता है पेशेंट। हाई फीवर, डेलीरियम, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बहुत तगड़ी दिक्कतें होती है पेशेंट को। अब ऐसी दिक्कतें हो रही है पेशेंट को, तो जाहिर सी बात है भाई ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करने का, ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बताओ जल्दी से सोचो। अरे क्या बात है गार्गी दास जी, अर्पिता जी, प्राउड ऑफ यू बच्चों। ऐसी कंडीशन में एंटीबायोटिक्स देके क्या करोगे बे इन्फेक्शन थोड़ी ना हुआ है, अबे इन्फेक्शन थोड़ी ना हुआ है जो एंटीबायोटिक्स दोगे, इन्फेक्शन नहीं हुआ यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स दोगे, यहाँ पे सारी हार्मोनल प्रॉब्लम है भाई। सिम्टोमेटिक इलाज करना पड़ेगा, आईवी फ्लूइड देने पड़ेंगे, प्रोपेनोलोल देना पड़ेगा, कोर्टिसोन देना पड़ेगा, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो स्टेरॉइड देना ही देना पड़ेगा, है ना। प्रोपेनोलोल, बीटा ब्लॉकर देने पड़ेंगे, आईवी फ्लूइड्स भी देना पड़ेगा। बट एंटीबायोटिक देके क्या कद्दू मिलेगा, कुछ ना मिलेगा भाई, कुछ ना मिलेगा। एंटीबायोटिक्स देने का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे भाई, इसके अंदर, इस कंडीशन में एंटीबायोटिक्स देने का कोई रोल नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे सबसे बेहतरीन आंसर जो जाएगा दैट इज द डी, और लगभग 29% विद्यार्थियों ने आंसर किया है बी, डी। बाकी बहुत सारे बच्चे जो प्रोपेनोलोल के साथ गए थे, भाई प्रोपेनोलोल तो बड़ी खूबसूरती से काम करेगा यहाँ पे, प्रोपेनोलोल का तो बहुत अच्छा काम होता है। प्रोपेनोलोल मैंने बहुत अच्छे से फार्मा में पढ़ाया है तुम्हें, है ना, प्रोपेनोलोल तो मैंने बहुत अच्छे से फार्मा में पढ़ाया है तुम्हें। तो एक बहुत छोटी सी कॉमन सेंस लगानी थी कि इस बीमारी में सारा कुछ हार्मोनल हो रहा है, तो एंटीबायोटिक्स दे के कद्दू मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। समझ आई बात, पता लग गया। अरे बिल्कुल लप्पू सवाल था देखने में, ऐसे क्वेश्चन तुम छोड़ाते हो जबकि ये सबसे आसान होते हैं, सबसे आसान होते हैं, ठीक है, सबसे आसान होते हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अगला सवाल देखें। ए पेशेंट ऑपरेटेड फॉर ए पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर डेवलप सिम्टम्स ऑफ स्वेटिंग एरिथमा ओवर द रीजन ऑफ सर्जिकल एक्सीजन वाइल ईटिंग, द प्रोबेबल डायग्नोसिस इज। अरे वाह यार, देखो भाई एक पेशेंट है जिसको पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर के लिए ऑपरेट किया गया है, जिसके डेवलप हो रहे सिम्टम्स, क्या डेवलप हो रहे हैं उसमें, स्वेटिंग और एरिथमा आ रहा है, और कहां पे आ रहा है, जहां पे उसका सर्जिकल एक्सीजन लगा, जहां कट लगाया है उसी जगह पे उसको स्वेटिंग और एरिथमा आ रहा है। और कब आ रहा है, जब वो खाना खाता है उस टाइम आ रहा है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पहला ऑप्शन पैरोटिड ग्लैंड फिस्टुला, दूसरा ऑप्शन है सेलिडिनाइटिस, तीसरा ऑप्शन है क्रोनिक वुंड इन्फेक्शन, फोर्थ इज द फ्रेस सिंड्रोम। 4 ऑप्शन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, जिस भी बच्चे को इन चारों ऑप्शन के मतलब पता है वो 1 मिनट में आंसर कर देंगे, इसका 1 मिनट में आंसर कर देंगे। बताओ भाई जल्दी से आंसर करें, सोच समझ के करना, मैं कह रहा हूं जिसको ऑप्शन के नाम पता है वो सब 1 मिनट में आंसर कर देंगे। बी के साथ जा रहे हैं सारे के सारे, सेलिडिनाइटिस। क्यों भाई, स्लाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लामेशन लग रही है तुम्हें है तुम्हें स्लाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लामेशन लग रही है। विराट जी क्या बात, अरे वाह यार वाह, विराट जी मान गए आज तो, है ना विराट जी, बहुत बढ़िया। भाई याद रखना, बहुत आम तौर पे जब हम पैरोटिड की सर्जरी करते हैं, पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर की सर्जरी करते हैं, तो हमें कई बार एक रेयर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, रेयर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। और वो भी कहां पे देखने को मिलता है, साइट ऑफ सर्जरी पे देखने को मिलता है। और उस पेशेंट के अंदर जब पेशेंट खाता है या फिर फूड के बारे में सोचता है, या फिर वो थिंकिंग करता है, थिंकिंग ऑफ फूड, फूड के बारे में सोचता है, तो उसके स्वेटिंग होने लगती है, उस जगह से स्वेटिंग होने लगती है।
और जब उसको उस जगह से स्वेटिंग होने लगती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है फ्रेज सिंड्रोम। दिस इज नॉट इन्फ्लामेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, दिस इज नॉट द इन्फ्लामेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, दिस इज द फ्रेज सिंड्रोम। बड़ा आसान साधारण सा क्वेश्चन है, तुम्हारे एक सीएचओ के एग्जाम से उठाया है मैंने। काफी अच्छा एक पेपर था, जहां तक मुझे हरियाणा सीएचओ का एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें से मैंने उठाया ये क्वेश्चन। इसके अंदर पेशेंट जब भी खाने के बारे में खाता है या खाने के बारे में सोचता है तो उसको बहुत पसीना आने लगता है। इसके अंदर बच्चों याद रखना, इसके अंदर एरिकुलो टेम्पोरल नर्व सिम्टम आते हैं, एरिकुलो टेम्पोरल 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 नर्व सिम्टम्स आते हैं, नर्व सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। ये सिम्टम्स आते हैं इसके अंदर जिसके कारण पेशेंट को स्वेटिंग होती है। पहली बार सुना होगा तुमने इसका नाम, ऐसे क्वेश्चन सुन के बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सुन के बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, छोड़ के नहीं आना होता, ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। कभी भी फिस्टुला और ये दो कंडीशन तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ पे चीज ही ऐसी दे दी कि पेशेंट को क्या आ रहा है, पेशेंट को स्वेटिंग आ रही है, पसीना आ रहा है। तो क्रोनिक वुंड इन्फेक्शन में पसीने का कोई काम ही नहीं है, पैरोटिड ग्लैंड फिस्टुला भी नहीं हो सकता। यहाँ पे दो ही ऑप्शन में कंफ्यूजन था, बी और सी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कहीं भी आपको इन्फ्लामेशन का साइन नहीं दिया, मैंने कहीं भी नहीं लिखा पेशेंट को फीवर आ रहा है। जब भी इन्फ्लामेशन की बात करूंगा मैं फीवर 100% लिखूंगा, मैंने यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा पेशेंट को फीवर आ रहा है। और जब मैंने लिखा ही नहीं फीवर आ रहा है तो आपने इन्फ्लामेशन क्यों आंसर दिया? आपको इन्फ्लामेशन आंसर देना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आंसर दैट इज द फ्रेज सिंड्रोम। समझ आई बात? फर्स्ट लाइन हार्मोन थेरेपी फॉर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन विद मेटास्टैटिक कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज। पहली फर्स्ट लाइन थेरेपी बताओ, हार्मोनल थेरेपी बतानी है। फर्स्ट लाइन हार्मोन थेरेपी, ऑप्शन ए इज टेमोक्सिफेन, ऑप्शन बी ओवेरियन सप्रेशन बाय सर्जरी, तीसरा एंटी प्रोजेस्टिन, फोर्थ इज द एनेस्ट्रेजोल। चार ऑप्शन, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें सारे बच्चे। फर्स्ट लाइन हार्मोन थेरेपी फॉर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन विद मेटास्टैटिक कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज। जल्दी से आंसर करें, सोच समझ के आंसर करें। सोच समझ के आंसर करना। हाँ सर, जीवन में एक ही नाम सुना है, वो है टेमोक्सिफेन। जीवन में एक ही नाम सुना है टेमोक्सिफेन, इसलिए आंख बंद करके टेमोक्सिफेन आंसर दे दिया, आंख बंद करके टेमोक्सिफेन आंसर दे दिया। बट आप सभी को पता है कि कार्सिनोमा ब्रेस्ट है, मेन काम क्या करने का? मेन काम हमें एस्ट्रोजन को कम करने का है, यही करना है हमें, इसी का हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है। हाँ शिल्पी जी, सी और डी बता रहा हूं, अभी सी और डी बता रहा हूं, एंटी प्रोजेस्टिन है और एनेस्ट्रेजोल है, अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, इसी पे आ रहा हूं मैं। ध्यान से देखना सारे बच्चे ध्यान से देखना। अगर एस्ट्रोजन के लेवल को कम करने का तो हमारे पास दो तरीके हैं, हम टेमोक्सिफेन दे सकते हैं हार्मोनल थेरेपी के अंदर। एंटी प्रोजेस्टिन का तो कोई रोल ही नहीं है सर यहाँ पे, एंटी प्रोजेस्टिन से तो प्रोजेस्टेरोन कम होगा, हमें प्रोजेस्टिन कम करना ही नहीं है। दूसरा हमारे पास एनेस्ट्रेजोल है, ये दूसरी दवाई है, दूसरा हमारे पास एनेस्ट्रेजोल है। एनेस्ट्रेजोल इज द एरोमेटेज इनहिबिटर, एनेस्ट्रेजोल इज द एरोमेटेज इनहिबिटर, ये एरोमेटेज इनहिबिटर होता है, एरोमेटेज इनहिबिटर होता है। और इसकी खास बात क्या होती है? इसके बहुत ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होते, इसके साइड इफेक्ट लेस होते हैं, और ये ज्यादा पोटेंट होता है, ये मोर पोटेंट होता है, मोर पोटेंट होता है। मोर पोटेंट का मतलब ये ब्रेस्ट कैंसर पे ज्यादा अच्छे से काम करता है। ये जाहिर सी बात है, सब कुछ बनता किससे? टेस्टोस्टेरोन से ही तो बनता है सब कुछ। टेस्टोस्टेरोन का मेटाबॉलिज्म होता है, वो फर्दर आगे बनाता जाता है, वो फर्दर आगे एस्ट्राडियोल, एस्ट्राट्राइयोल और फ्लाइयोल सब कुछ वही बनाता है। तो ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन एरोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में बदलता है। तो जब हम एरोमेटेज इनहिबिटर दे देंगे, एरोमेटेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, तो जाहिर सी बात है टेस्टोस्टेरोन से आगे एस्ट्रोजन के प्रोडक्ट्स नहीं बन पाएंगे, तो हमने एस्ट्रोजन को डायरेक्टली कम कर दिया। बट ये टेमोक्सिफेन जो होता है ये पार्शियल इनहिबिटर होता है, ये पार्शियल इनहिबिटर होता है, तो ये कंप्लीट ब्लॉक नहीं कर पाता एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को, ये पार्शियली कम कर पाता है।
पार्शियली कम कर पाता है। और जब ये पार्शियली कम कर पाता है तो इसकी एक खतरनाक बात है कि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ये लेस पोटेंट है, लेस पोटेंट है और साइड इफेक्ट ज्यादा है, पोटेंट लेस है। दैट्स वाई ये फर्स्ट लाइन थेरेपी बन ही नहीं पाया। इसलिए फर्स्ट लाइन थेरेपी कौन बन गया? फर्स्ट लाइन थेरेपी एनेस्ट्राजोल बन गया। तो कभी भी मेटास्टैटिक सीए ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में अगर पूछा जाए आपसे फर्स्ट लाइन थेरेपी कौन सी होती है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल के अंदर, तो आंसर क्या जाता है? एनेस्ट्राजोल जाता है। आंसर क्या जाता है? एनेस्ट्राजोल जाता है ना। एनेस्ट्राजोल इसका आंसर जाता है बच्चों, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट। बच्चों एक और दूसरी बात याद रखना, यहाँ पे पोस्ट मीनोपोजल वुमेन दे रखा है। जब भी आपका पोस्ट मीनोपोजल वुमेन और मीनोपोजल वुमेन दिया जाता है, एक तो हो गया पोस्ट मीनोपोजल वुमेन, एक होता है प्री मीनोपोजल वुमेन जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा होता है, तो वहां पे आंसर फिर बदल जाते हैं, वहां पे आंसर बदल जाते हैं। ये आपका पोस्ट मीनोपोजल फीमेल के लिए आंसर है, याद रखना पोस्ट मीनोपोजल फीमेल का आंसर है ये, ठीक है। अगर ऑलरेडी फीमेल मेंस्ट्रुएशन होती है और उस टाइम पे हमें कैंसर ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट देना है तो फिर ट्रीटमेंट अलग होता है, तो फिर ट्रीटमेंट अलग होता है, ठीक है। और वो ट्रीटमेंट क्या होता है? अरे एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया, एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया। वे शर्म करो वे बराड़ जी, तुम तो कर देते डी, तुमसे तो बहुत उम्मीद थी मेरे को, तुम तो कर देते। नो वन आंसर ऐसे क्वेश्चन सर आप ही लेके आते हो जिसका एक भी बच्चा सही आंसर नहीं करता, है ना। ऐसा आंसर, ऐसे क्वेश्चन आपके पास होते हैं जिसका एक सिंगल बच्चा सही आंसर नहीं करता, सोच भी नहीं सकता ये आंसर होगा क्या, ठीक है। चलो वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखें सारे बच्चे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीक्वल ऑफ पेप्टिक अल्सर सर्जरी एक्सेप्ट, सारे के सारे सीक्वल हैं पेप्टिक अल्सर सर्जरी के, इनमें से कौन सा नहीं है बस ये बताना है। पहला बिलियस वोमिटिंग, सेकंड इज द डंपिंग सिंड्रोम, थर्ड इज द डायरिया, फोर्थ इज द इंक्रीज एपिटाइट। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट से आंसर करें सारे बच्चे, जल्दी से बताएं। सोच समझ के आंसर करना सारे बच्चे। पेप्टिक अल्सर सर्जरी करने के बाद क्या नहीं होगा? कर दिया क्या? अरे हाँ सर कर दिया। देखो भाई पेप्टिक अल्सर सर्जरी करने के बाद क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, सिवाय एक चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। पेप्टिक अल्सर सर्जरी करने के बाद बिलियस वोमिटिंग हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिलियस वोमिटिंग आम है दीपा जी, आम है। बिलियस वोमिटिंग नेहा जी हो जाती है। डंपिंग सिंड्रोम तो हम पढ़ते ही हैं, डंपिंग सिंड्रोम तो हमें बहुत अच्छे से पता है, डंपिंग सिंड्रोम तो हमने पढ़ा ही है। कोई बताएगा बच्चा डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है? डायरिया सर ये तो बहुत आम चीज है, तो किसी में भी हो जाता है सर, ये तो थोड़ी सी एंजाइटी हो तो ही हो जाता है ना, ये तो थोड़ी सी एंजाइटी हो तो ही हो जाता है। बचा क्या? एक ऑप्शन बचा कि ससुरा पेप्टिक अल्सर सर्जरी करने के बाद भूख ज्यादा कैसे लग सकती है। अबे भूख कैसे ज्यादा लग सकती है पेप्टिक अल्सर सर्जरी करने के बाद? एपिटाइट कैसे बढ़ेगी यार भूख जल्दी कैसे लग सकती है डंपिंग सिंड्रोम होता है जिसके अंदर गैस्ट्रिक एम्पिटी बढ़ जाती है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, बट भूख ज्यादा कैसे लगेगी? इंक्रीज एपिटाइट इज नॉट द सीक्वल ऑफ पेप्टिक अल्सर सर्जरी। बच्चों याद रखना, बाकी सारे के सारे सीक्वल हैं पेप्टिक अल्सर सर्जरी के, बट एपिटाइट इज नॉट द सीक्वल ऑफ पेप्टिक अल्सर सर्जरी। और बहुत सारे बच्चों ने सही किया है, बट बहुत सारे बच्चे गलत भी करके आए हैं इस क्वेश्चन को, है ना। बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी करके आए हैं, क्यों भाई? एक सही हो गया रूबी जी, ठीक है। तो इंक्रीज एपिटाइट नहीं होगा बच्चों, इंक्रीज एपिटाइट नहीं है सीक्वल पेप्टिक अल्सर सर्जरी का। बाकी सारे सीक्वल है, बिलियस वोमिटिंग, डंपिंग सिंड्रोम, डायरिया, ये सारे सीक्वल है पेप्टिक अल्सर सर्जरी के, सिवाय एक को छोड़ के। होल एब्डोमेन रिमूवल कॉम्प्लिकेशन इज डंपिंग सिंड्रोम। ओके ओके जीनत जी, वेरी गुड भाई।
बहुत बढ़िया, चलें आगे। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। ए चाइल्ड टर्कोट पग स्कोर फॉर क्वांटिफाइंग द सीवियरिटी ऑफ क्रोनिक लीवर डिजीज इंक्लूड ऑल वेरिएबल्स एक्सेप्ट। एक सीटीपी स्कोर होता है बच्चों, जो क्रोनिक लीवर डिजीज में किया जाता है, स्पेशली बच्चों के अंदर। स्पेशली बच्चों के अंदर एक स्कोरिंग होती है जो क्रोनिक लीवर डिजीज में बच्चों में करी जाती है। उसके अंदर सारे वेरिएबल्स होते हैं सिवाय एक को छोड़ के। कौन सा वेरिएबल उसका हिस्सा नहीं है? जिसने स्कोर पढ़ा है उसको पता होगा, जिसने स्कोर नहीं पढ़ा उसको नहीं पता होगा। ऑप्शन ए सीरम बिलिरुबिन, ठीक है। ऑप्शन बी सीरम एल्बुमिन, ऑप्शन डी सीरम क्रिएटिनिन, ऑप्शन डी आईएनआर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो। न्यू क्वेश्चन सर, नो आइडिया। कोशिश करो, कोशिश, क्योंकि मैं क्वेश्चन ऐसे बनाता हूं जिसके अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े, बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। अगर कोई समझदार होगा तो वो 1 मिनट में सोच के बता देगा कि मैं लीवर की बात कर रहा हूं, क्रिएटिनिन कद्दू करने के लिए लाए हो सर, यहाँ क्रिएटिनिन कद्दू देगा यहाँ पे। अगर इतना सा दिमाग लगा लिया होता आंसर आ जाता भाई। मैं इतना सिंपल क्वेश्चन बनाता हूं, लैंग्वेज मुश्किल लगती है आपको, बट ये सबसे आसान सवाल है। जो बच्चे आईएनआर बोल रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, बिल्कुल क्रोनिक लीवर डिजीज में करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा क्रोनिक लीवर डिजीज में आईएनआर। क्यों नहीं करोगे? बट क्रिएटिनिन का पता लगा के क्या ही कर लोगे? मैं यहाँ पे लीवर डिजीज की बात कर रहा हूं, मैं किडनी की बात ही नहीं कर रहा, मैं किडनी की बात ही नहीं कर रहा हूं। और जब किडनी की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिएटिनिन का लेना देना सिर्फ किडनी से है बच्चों। क्रिएटिनिन का लेना देना कहां से है? लीवर से, बताएं जरा। सर यही इतना ही तो नहीं चलता खोपड़ा सर, इतना चल जाए तो बात ही क्या है, इतना चल जाए तो बात ही क्या है सर, इतना ही तो नहीं चलता। हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच जाते हैं बैठ के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच जाते हैं बैठ के, और वही हमें मार देता है सर, वही एग्जाम में मामला खराब करा देता है ना। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे हमारे पास स्कोर होता है सीटीपी स्कोर। सीरम बिलिरुबिन इसका हिस्सा होता है ना। सीरम बिलिरुबिन इसका हिस्सा होता है, सीरम एल्बुमिन इसका हिस्सा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एसाइटिस भी चेक कर सकते हैं, हिपैटिक एनकेफेलोपैथी भी चेक कर सकते हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आईएनआर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसाइटिस, हिपैटिक एनकेफेलोपैथी चेक करी जाती है। तीसरा बिलिरुबिन, सीरम एल्बुमिन और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, ये 5 चीजें यहाँ पे करी जाती है। क्रिएटिनिन का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक भाई, कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? कभी कभी हम एक्स्ट्रा सोचते हैं कि हमारे दिमाग में, पता है कई बार क्या आता है, इतना आसान सवाल थोड़ी ना एग्जामिनर पूछता है। अगर इसने क्रिएटिनिन दिया है ना, अगर इसने क्रिएटिनिन दिया है इसका मतलब क्रिएटिनिन पक्का आंसर होगा, इसीलिए इसने क्रिएटिनिन दिया है। एग्जामिनर अपने ये सोचते हैं बैठ के वहां पे कि यहाँ पे क्रिएटिनिन देने का कोई तो मकसद होगा एग्जामिनर का, यहाँ पे क्रिएटिनिन तो होगा तभी। ऐसे इतना आसान सवाल थोड़ी ना बनेगा कि बच्चे सोच ले किडनी है, लीवर की बात, लीवर है किडनी की बात क्यों ही करी जाएगी। तो हम सोच के सोचते हैं हाँ ये नहीं हो सकता, इन तीनों में से कोई होगा, है ना। इतना नहीं सोचना होता भाई, इतना नहीं सोचना होता। हम सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं कि हमने पहले ग्रेजुएशन करी फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी, अब सुपर स्पेशलिटी कर रहे हैं तो एग्जामिनर हमें इतना सोचने पे मजबूर करेगा। ना 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 ना, हम अभी सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें इतना नहीं सोचना, हमें बिल्कुल कॉमन चीजें सोचनी होती है हमेशा, ठीक है। बिल्कुल लीडर बोर्ड देख लीजिए, लीडर बोर्ड में कुछ नाम है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है चेन ऑफ लेक अपीयरेंस ड्यू टू सेक्युलेशन विद इंटरवेरिंग शॉर्ट स्ट्रक्चर इन पैनक्रियाटिक डक्ट इज सीन ऑन। अरे अरे सर ये क्या पूछ लिया आपने। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी आ गया भाई, थोड़े से हैवी ड्राइवर बन जाओ। मैं बताऊंगा इसके बारे में। चेन ऑफ लेक अपीयरेंस होती है बच्चों, चेन ऑफ लेक अपीयरेंस ड्यू टू सेक्युलेशन विद इंटरवेरिंग शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट। शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट आपको किस में देखने को मिलेगी, ये आपको बताना है। चेन ऑफ लेक अपीयरेंस कहां पे देखने को मिलता है? ईआरसीपी, सीसीटी, प्लेन एक्सरे, एब्डोमेन एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, सोच समझ के आंसर करना।
तुक्के मार दो, तुक्के भाई, तुक्के ही मार दो यहाँ पे, और कुछ नहीं करना, तुक्के मार दो यहाँ पे। पता है मैं इसमें तुम्हें कुछ बहुत बड़ी चीज सिखाने नहीं आया, चैन ऑफ लेक अपीयरेंस क्या होता है ना। जब हम शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट की जब हम सर्जरी या कुछ कर रहे होते हैं, इंटरविंग कर रहे होते हैं जब हम लोग, तो उसमें हमें क्या क्यों देखने, क्या कहाँ पे देखने को मिलता है, मैं ये नहीं सिखाने आया हूँ। मैं बताऊँ, एक छोटी सी बात सिखाने आया हूँ तुम्हें, छोटी सी बात। जब भी हम पैनक्रियाटिक डक्ट की बात करते हैं, जब भी हम पैनक्रियाटिक डक्ट की बात करते हैं, जब भी हम कॉमन बाइल डक्ट की बात करते हैं, जब भी हम पैनक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट की बात करते हैं ना, तो आपके ये इन्वेस्टिगेशन काम ही नहीं आते। सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना था, सिर्फ इतनी सी बात सिखाने आया हूं तुम्हें कि जब भी हम कॉमन बाइल डक्ट की बात करते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट की बात करते हैं, जब हम इन चीजों को चेक करते हैं, तो हमें इन सब चीजों में कोई फायदा नहीं मिलता, इन सब चीजों से हमारा कोई फायदा नहीं होता। हमें एकमात्र टेस्ट करवाना होता है, डेट इज द ERCP। सिर्फ ये सिखाने आया था बच्चों, सिर्फ इतनी सी बात। और ERCP मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा। व्हाट इज ERCP? सुना है क्या सभी ने ERCP के बारे में? जल्दी से बताओ, किस किस ने नहीं सुना ERCP के बारे में आज से पहले, जल्दी से बताएं। ERCP के बारे में किस किस ने नहीं सुना? अब तो सुना होगा। एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। बच्चों याद रखना, ये कंडीशन आपकी सबसे हेल्पफुल होती है जब भी आपको कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट की जांच करनी हो। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान चीज है ये। तुम अभी थोड़ा सा जब प्रैक्टिकल दुनिया में घुसोगे हॉस्पिटल्स में, तो तुम्हें समझ आएगा कि क्यों हम ये सब नहीं करवा सकते, इनका कोई क्यों फायदा नहीं है, क्यों सिर्फ इसी का फायदा है इस कंडीशन के अंदर, है ना। सिर्फ यही चीज जाके देख के आ सकती है उस जगह पे, और कुछ देख के नहीं आ सकता। समझ में आया? दैट्स वाई ERCP इज द बेस्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने किया तुक्के मार के, बट कोई बात नहीं। ठीक है, ये सब नहीं दिखाने का मुझे, ये सब मेरे को नहीं सिखाना तुम्हें, ये तुम्हारे लेवल की चीज भी नहीं है। तुम्हें बस ये देखना था पैनक्रियाटिक डक्ट दिया है तो तुम्हें कौन सी जांच करनी है, बस मुझे ये सिखाना है तुम्हें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पायोजेनिक लीवर एब्सेस? बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है पायोजेनिक लीवर एब्सेस के बारे में? कौन सी स्टेटमेंट पायोजेनिक लीवर एब्सेस के बारे में गलत लिखी हुई है? पहला ऑप्शन है एनोरेक्सिया, फीवर, मलेज एंड राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आर द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर। It is more common in elderly, diabetic and immunocompromised patient. Treatment is with oral antibiotics alone. Streptococcal malaria and Escherichia coli are the most common causative organism. चार ऑप्शन है, बड़े आसान आसान से ऑप्शन है। आपको कौन सी बात लिखी हुई है यहाँ पे गलत लिखी हुई है पायोजेनिक के बारे में, जल्दी से बताएं। पायोजेनिक लीवर एब्सेस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? कौन सी बात गलत लिखी है पायोजेनिक लीवर एब्सेस के बारे में, जल्दी से बताओ। सोच समझ के आंसर करना सारे बच्चे। कौन सी बात पायोजेनिक लीवर एब्सेस के बारे में गलत लिखी है यहाँ पे? देखो मेरा एक क्वेश्चन तुम्हें 5-7 नई बातें सिखा के जाएगा। पहली बात क्या सिखा के जाएगा? नहीं, कि यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है ये इंफॉर्मेशन है। चारों ऑप्शन में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है किसके बारे में? पायोजेनिक लीवर एब्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको एक गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है, बाकी तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही लिखी है, तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज है आप लोगों के लिए, वो आप एक्स्ट्रा सीख के जाओगे। देखो अगर पायोजेनिक लीवर एब्सेस की बात करी जाती है तो पेशेंट को जाहिर सी बात है, एब्सेस है तो फीवर आएगा, मलेज आएगा, बिल्कुल आएगा, एनोरेक्सिया होगा, बिल्कुल होगा, और क्योंकि लीवर राइट अपर क्वाड्रेंट में होती है तो यहाँ पे एब्डोमिनल पेन भी होगा, एंड नो डाउट इट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर। इसी के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है पायोजेनिक लीवर, पायोजेनिक कंडीशन किसके अंदर देखने को मिलती है? पायोजेनिक कंडीशन आपको एल्डरली पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलेगी। नो डाउट सर, मिलेगी सर,
सोचना ही नहीं है इसके अंदर, सही लिखा है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही लिखा है। तीसरा लिखा है सर, क्या हम ट्रीटमेंट में ओरल एंटीबायोटिक्स अकेली दे सकते हैं? अबे सिर्फ ओरल एंटीबायोटिक क्यों दोगे? इस पस को कौन निकालेगा? अबे इस पस को कौन निकालेगा? यहाँ पे ड्रेनेज करना बहुत जरूरी होता है, अगर ड्रेनेज नहीं करोगे तो ठीक कैसे होगा वो? ये बात गलत लिखी हुई है भाई, ये बात गलत लिखी हुई है। यहाँ पे सिर्फ एंटीबायोटिक से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। अगर पायोजेनिक लीवर एब्सेस है तो उसको निकालना पड़ेगा ना बाहर भाई, ड्रेनेज करना पड़ेगा, उसको ड्रेनेज करना पड़ेगा। ओरल एंटीबायोटिक्स से काम चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, बट ड्रेनेज के बिना काम नहीं चलेगा। ड्रेनेज देने का ही देने का, ड्रेनेज करने का ही करने का। तुमने सोचा होगा सर ओरल नहीं आईवी देंगे, है ना, तुमने इसलिए इसको गलत बता दिया होगा। अबे ओरल एंटीबायोटिक से काम चलेगा पेशेंट का, बट ड्रेनेज के बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ पे ड्रेनेज करना 100% जरूरी है पेशेंट का। ड्रेनेज नहीं करोगे तो पेशेंट सलट जाएगा। इतनी थोड़ी ना पायोजेनिक लीवर एब्सेस हो गया भाई, अपने आप थोड़ी ना सूख जाएगा सारा का सारा, कहाँ जाएगा इतना सारा? उसको निकालोगे तभी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट सही होगा। पेशेंट का डिस्कम्फर्ट किसके कारण हो रहा है? एब्सेस के कारण हो रहा है। उसको निकालो, पेशेंट को आधा आराम मिल जाएगा। और उसके बाद ओरल एंटीबायोटिक्स पेशेंट की चलाओ, आईवी चलानी आईवी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ऑप्शन, ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस मैलिराई एंड इकोलाई, बिल्कुल मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, याद रखना। देखो 3 अलग नॉलेज बताई तुम्हें और एक इंपॉर्टेंट चीज बताई पायोजेनिक लीवर एब्सेस के ट्रीटमेंट के अंदर, तो 4 नई बातें बताई तुम्हें, है ना। एसाइटिक टेपिंग नहीं करते, एसाइटिक टेपिंग अलग है शिल्पी जी, एसाइटिक टेपिंग अलग होती है। इसके अंदर हम एब्सेस निकालते हैं, डायरेक्टली नीडल डालते हैं और एब्सेस को निकालते हैं, नीडल को डाल के एब्सेस को ड्रेन करते हैं। ठीक है भाई, क्या बात है सर। अगला सवाल देखें, स्विस चीज डिफेक्ट आर सीन ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक रिपेयर ऑफ। स्विस चीज डिफेक्ट कौन से लेप्रोस्कोपिक रिपेयर करते टाइम आपको देखने को मिलता है? वेंट्रल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, ऑब्ट्यूरेटर हर्निया, फिमोरल हर्निया। 4 ऑप्शन है, बताओ स्विस चीज डिफेक्ट। रश्मि जी क्या हो गया? इतने सारे इमोजी, सीधे और उल्टे भी। स्विस चीज डिफेक्ट, स्विस चीज डिफेक्ट बताओ। सोचो भाई सोचो। स्विस चीज डिफेक्ट, स्विस चीज डिफेक्ट सीन ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक रिपेयर ऑफ, है ना, सीन ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक रिपेयर, या फिर इसको स्विस स्विस चीज हर्निया भी बोलते हैं इसको कई बार, है ना, स्विस चीज हर्निया भी बोलते हैं। ठीक है, स्विस चीज हर्निया भी बोला जाता है इसको। बच्चों क्या होता है हर्निया, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, सारे बच्चे ध्यान से देखना, आपने हर्निया देखा होगा। हर्निया में क्या होता है आप सभी को पता, आउट पाउचिंग हो जाती है या फिर बाहर को निकल जाता है, जहां पे भी उसको रास्ता, मतलब जहां पे भी मामला अंदर से सॉफ्ट रह जाता है, या जहां पे भी रास्ता पूरा नहीं बनता है, या फिर जहां पे भी अंदर पूरा बैरियर नहीं मिलेगा, जहां पे उसको मौका मिलेगा वहां से वो बाहर को निकल जाएगा। दैट इज द हर्निया बोलते हैं इसको। बट यहाँ पे स्विस चीज डिफेक्ट वाले हर्निया में क्या होता है कि यहाँ पे मेजर बड़ा हर्निया होगा, मान लो पेट के पास, इसके आसपास छोटे छोटे हर्निया आपको देखने को मिलेंगे, इसके आसपास आपको छोटे छोटे हर्निया देखने को मिलते हैं। डेट इज कॉल्ड स्विस चीज हर्निया, डेट इज कॉल्ड स्विस चीज हर्निया। अगर आप फोटो डालोगे तो आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा स्विस चीज हर्निया, और हर्निया में आपको पढ़ाया भी जाएगा, याद रखना। वेंट्रल हर्निया में आपको देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है वेंट्रल हर्निया, बड़ी कॉमन दिक्कत है वर्ल्ड वाइड, बड़ी कॉमन दिक्कत है वर्ल्ड वाइड। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन बताना है मुझे तुम्हें, अगर कोई पूछता है मोस्ट कॉमन हर्निया कौन सा होता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन हर्निया, दैट इज द इंग्वाइनल हर्निया। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन हर्निया इन फीमेल, मोस्ट कॉमन हर्निया इन फीमेल, बताओ फीमेल में मोस्ट कॉमन हर्निया कौन सा होता है? जल्दी से आंसर करो, कौन सा बच्चा करेगा? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया इन फीमेल, जल्दी से बताएं, मोस्ट कॉमन हर्निया इन फीमेल। एनीवन इन द क्लास, एनीवन इन द क्लास? मोस्ट कॉमन हर्निया
फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन हर्निया बताओ, फीमेल के अंदर बिल्कुल याद रखना, फीमेल में भी मोस्ट कॉमन हर्निया इंग्वाइनल हर्निया होता है। मेल में भी इंग्वाइनल हर्निया, फीमेल में भी इंग्वाइनल हर्निया। मेल में भी इंग्वाइनल, फीमेल में भी इंग्वाइनल। फिमोरल हर्निया मत बोलना, फिमोरल सेकंड मोस्ट कॉमन होता है फीमेल के अंदर, बट इंग्वाइनल हर्निया मेल में भी मोस्ट कॉमन, फीमेल में भी मोस्ट कॉमन होता है। प्लीज याद रखना, यहाँ पे आंसर है वेंट्रल हर्निया। प्लीज हर्निया वाले टॉपिक क्लियर करना सारे बच्चे, हर्निया बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन दिक्कत है। आप अगर सर्जरी में जाओगे तो आपके पास पता नहीं कितने केसेस हर्निया के आएंगे। अगला क्वेश्चन है, सीरम लेवल ऑफ CA-125 इज रेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। बताओ CA-125 का लेवल कौन कौन सी कंडीशन में बढ़ा हुआ मिलता है? एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तीन ऑप्शन है, आपको बताने हैं कौन कौन सी कंडीशन में CA-125 का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 2 3 ओनली। जल्दी से आंसर करें, सबसे बेहतरीन को चुने और जल्दी से आंसर करें। तो समझ के आंसर करना। CA-125 का लेवल, सीरम लेवल ऑफ CA-125 इज इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। हाँ सर, होता वही अक्सर जो हम बिल्कुल सोचते हैं कि सर एपिथेलियल ओवेरियल कैंसर और एंडोमेट्रियोसिस, बट सर आपके सामने ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके सामने इसका बिल्कुल अपोजिट होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा आंसर कभी भी सही नहीं होता। मैं आपको वास्तव में बताऊं तो इस कंडीशन में भी CA-125 का लेवल बढ़ता है। आपको जान के हैरानी होगी, ठीक है। आप सभी को जान के हैरानी होगी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में भी CA-125 का लेवल बढ़ता है। सारे बच्चे याद रखना, कौन कौन सी गाइनेकोलॉजिकल कंडीशंस है जहां पे CA-125 का लेवल बढ़ता है? डेट इज द एंडोमेट्रियोसिस, बेनाइन ओवेरियन ट्यूमर, एक्यूट क्रोनिक सेल्पिंजाइटिस, यूट्राइन फिब्रोइड एंड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। दीज आर द बिनाइन कंडीशंस जहां पे CA-125 का लेवल बढ़ता है। ये वो बिनाइन कंडीशंस है जहां पे CA-125 का लेवल बढ़ता है। और अगर कोई तुमसे पूछता है मैलिग्नेंट कंडीशन कौन कौन सी है, तो ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बोवल कैंसर, लिम्फोमा, ये वो कंडीशन है जहां पे मैलिग्नेंट कंडीशन में CA-125 का लेवल बढ़ता है। तो मुझे ये खास बात तुम्हें बतानी थी, शायद ये बच्चों को नहीं पता होती कि PID में भी लेवल बढ़ता है। किसका? CA-125 का। किस कंडीशन में? बिनाइन कंडीशन में, है ना, बिनाइन कंडीशन के अंदर, बिनाइन कंडीशन में बढ़ता है। तो इसी के साथ आंसर जो सही जाएगा दैट इज द डी, ठीक है। अरे घबराने का नहीं भाई, खुश होने का, मुस्कुराने का। यार कुछ नया सीख रहे हो तुम लोग कुछ नई चीजें सीख के जा रहे हो, तुम लोग कुछ नई चीजें सीख के जा रहे हो, इसलिए मुस्कुराओ बच्चों, खुश हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ गलत करने से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ गलत करने से कि हमारा सर एग्जाम में -3 हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी बच्चों, नहीं होगी, है ना। क्योंकि यहां से तुम हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सीख रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है जो शायद ही कहीं पे सीख पाते हो तुम लोग, ठीक है। इसलिए हमेशा खुश हुआ करो, कुछ नया सीख के जा रहे हैं। आज इस क्लास से 1 घंटे हमारे पूरे वसूल हुए हैं, है ना। 1 घंटे वेस्ट नहीं हुए, पूरे वसूल हुए। हमें एक नई बात पता लगी, PID में भी CA-125 का लेवल बढ़ता है और बिनाइन कंडीशन में बढ़ता है ना। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, यूट्रस इज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट? प्यूबो सर्वाइकल, कार्डिनल, यूट्रोसैक्रल, ओवेरियन लिगामेंट। 4 ऑप्शन है भाई, बताओ कौन से यूट्रस को सपोर्ट करने वाले कौन कौन से लिगामेंट है? 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4। ये तो बता दोगे ना। चलो इस क्वेश्चन के लिए 60 सेकंड दिए तुम्हें, इस क्वेश्चन के लिए 60 सेकंड दिए। थैंक यू सो मच। इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों, खुश खुश हो यहाँ पे रहने का मतलब खुश होने का। हाँ, PDF मिलेगा इसका। PDF कहाँ मिलेगा आपको? इसका ऐप पे मिलेगा। ऐप पे जाने का, PW ऐप डाउनलोड करने का, वहां पे मिलेगा। देखो देखो जल्दी से देखो।
सोच समझ के आंसर करना सारे, आसान सा सवाल है। बीच वाला है सर्विक्स, बीच वाला है सर्विक्स, ऊपर वाला है ब्लैडर, नीचे वाला है रेक्टम। ये तीन चीजें पता है सभी को, है ना? समझने का तरीका देखो, अगर हमारे पास सर्विक्स से होता हुआ हमारा लिगामेंट अगर ऊपर को जा रहा है, प्यूबिक्स के पास जा रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ जा रहा है सर्विक्स से होता हुआ, तो ये लिगामेंट बनता है जिसको प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। पहला लिगामेंट समझ आया? अगर हमारा लिगामेंट सर्विक्स से होता हुआ प्यूबिस की तरफ जा रहा है, अगर हमारा लिगामेंट सर्विक्स से प्यूबिस की तरफ जा रहा है, डेट इज प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। दूसरा होता है कि अगर हमारा लिगामेंट सर्विक्स से ट्रांसफर्स पोजीशन में जा रहा है, सर्विक्स से ट्रांसफर्स पोजीशन में जा रहा है, देखो ट्रांसफर्स पोजीशन में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स लिगामेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स लिगामेंट बोलते हैं, या फिर इसको कार्डिनल लिगामेंट भी बोला जाता है, कार्डिनल लिगामेंट भी बोला जाता है। ठीक है सर। अगर हमारा लिगामेंट यूट्रस से होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, सैक्रम की तरफ आ रहा है, अगर हमारा लिगामेंट यूट्रस से होता हुआ सैक्रम की तरफ आ रहा है, तो इसको बोला जाता है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। ये तीन लिगामेंट आप सभी को पता होंगे, आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना सारे बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना सारे बच्चे। हाँ अरुषा जी, अभी मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, घबराओ मत, एक मिनट रुक जाओ। ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अगर आपसे अब पूछा जाता है, अगर आपसे अब पूछा जाता है कि ओवेरियन लिगामेंट यूट्रस को सपोर्ट करता है क्या, तो नाम में ओवेरियन है तो ओवरी को सपोर्ट करेगा, यूट्रस को काहे को सपोर्ट करेगा? यूट्रस को क्यों सपोर्ट करेगा? नाम में ओवरी है तो ओवेरियन लिगामेंट को सपोर्ट करेगा, यूट्रस को सपोर्ट नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? तो बचा क्या? आप तीन लिगामेंट बचे, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट में 1 2 3 आंसर ये आ गया आपका। बताओ सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट कौन सा है इन तीनों में से? सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट कौन सा है इन तीनों में से? सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट कौन सा है? जो सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट बताओ इन तीनों में से, जो पकड़ के रखता है यूट्रस को, सबसे जोर से पकड़ के रखेगा। तू सिर्फ मेरी है, तेरे को मैं नहीं छोड़ेगा, ऐसा लिगामेंट कौन सा है? हाँ सर, कार्डिनल लिगामेंट, दैट इज द कार्डिनल लिगामेंट। ठीक है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ठीक है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, दैट इज द कार्डिनल। कार्डिनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट, कार्डिनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट जो यूट्रस को पकड़ के रखता है, और 3 लिगामेंट यूट्रस को पकड़ के रखते हैं। आंसर आप सभी का ए हो गया, आंसर आप सभी का ए हो गया। ठीक है, चलो अब एक डाउट आया कि सर मोस्ट कॉमन हर्निया फीमेल्स में फीमोरल बताया गया, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, बहुत सारी किताबों में फीमोरल हर्निया लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है बच्चों, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत सारी बुक्स में फीमेल्स में मोस्ट कॉमन हर्निया फीमोरल लिखा हुआ है। ठीक है, बट वो जो डाटा है वो आपका वर्ल्ड वाइड डाटा है। फीमोरल हर्निया जो डाटा है आपका वो वर्ल्ड वाइड डाटा है। हम भारत देश में रहते हैं, हम भारत देश की बात करेंगे, तो सर ने आपको वर्ल्ड वाइड डाटा लिखाया होगा, इंटरनेशनल डाटा है वो, वर्ल्ड वाइड डाटा है। बट अगर इंडिया की बात करी जाएगी, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था, एक एग्जाम में यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मोस्ट कॉमन हर्निया बताओ फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर, और यूपीएससी का आंसर था उसका इंग्वाइनल हर्निया। आंसर क्या था? इंग्वाइनल हर्निया, क्योंकि भारत देश की बात करी जा रही थी, और भारत देश की बात करी जा रही थी तो भारत देश के अकॉर्डिंग आंसर करके आना, वरना आंसर गलत हो जाएगा, वरना आंसर गलत हो जाएगा। फीमोरल करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, बट उसने स्पेसिफिक लिखा वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन हर्निया फीमेल्स में, तो आप आंसर सोच सकते हो फीमोरल करने के बारे में, अदरवाइज इंग्वाइनल हर्निया इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप कॉपी में एक तरफ, अब मैं बता रहा हूं वो भी लिख लेना, इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन हर्निया इन फीमेल इज द इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है बच्चों, अरे लिख लोगे क्या? लिख लेंगे सर, ठीक है लिख लेना। अब बता दिया तुम्हें कारण मैंने, तो बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है, ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं, गलत किसी ने नहीं पढ़ाया, सबने सही पढ़ाया। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अमंग्स द फॉलोइंग द पर्ल इंडेक्स इज हाईएस्ट इन, सबसे ज्यादा पर्ल इंडेक्स किस में देखने को मिलता है? कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, बैरियर, कॉन्ट्रासेप्शन, कैलेंडर, रिदम, मेथड। 4 ऑप्शन, जल्दी से आंसर करें। अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पर्ल इंडेक्स, सबसे ज्यादा पर्ल इंडेक्स? आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंग्वाइनल, वाह बराड़ जी मौज कर दी।
बताओ सबसे ज्यादा पर्ल इंडेक्स, सबसे ज्यादा पर्ल इंडेक्स हाईएस्ट कहाँ पे होगा? सोच समझ के आंसर करना सारे बच्चे, प्लीज दिमाग के घोड़े दौड़ा के आंसर करना। ये क्वेश्चन मैंने एक बार अपनी कम्युनिटी की पीवाईक्यू क्लास में करवाया था, कम्युनिटी की सीरीज थी यूट्यूब पे, उसमें करवाया था। उस टाइम ये सारे लड्डू पेड़े जो आज आंसर कर रहे हैं ये ढेर हो गए थे और बाद में इनको पता चला, अरे सर ऐसा था क्या। चलो देखो, पर्ल इंडेक्स हाईएस्ट, पर्ल इंडेक्स हाईएस्ट का मतलब कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर के चांसेस, कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर के चांसेस मैक्सिमम, यही होता है ना। जितना ज्यादा पर्ल इंडेक्स, कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर के चांसेस उतने ज्यादा, उतना लेस इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन, उतना लेस इफेक्टिव पर्ल इंडेक्स। जितना ज्यादा कॉन्ट्रासेप्शन उतना कम इफेक्टिव होगा। तो बताओ सबसे कम इफेक्टिव पर्ल इंडेक्स किसका है? सबसे कम इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन मेथड इन चारों में से कौन सा है? सर ये तो बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया है। बैरियर मेथड भी बहुत हद तक काम बढ़िया कर ही देता है सर, बहुत हद तक बढ़िया काम कर ही देता है बैरियर मेथड भी। बट अगर कैलेंडर रिदम मेथड की बात करूं तो ये धोखा कर सकता है सर सबसे ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा धोखा कर सकता है। तो सबसे ज्यादा पर्ल इंडेक्स किसका आएगा? इसी का आएगा। मैंने मैक्सिमम पर्ल इंडेक्स पूछा है, पर्ल इंडेक्स हाईएस्ट मतलब आपका कॉन्ट्रासेप्शन सबसे कम इफेक्टिव। तो सबसे कम इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन इज द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन सबसे कम इफेक्टिव होते हैं बच्चों, याद रखना। उसमें सबसे ज्यादा एरर के चांसेस होते हैं, सबसे ज्यादा उसके फेलियर के चांसेस होते हैं। बैरियर मेथड के भी फेलियर चांसेस ज्यादा है बट इतने इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। और सबसे यहां पे सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा है? ओसीपी। सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन ओसीपी है क्योंकि इसका पर्ल इंडेक्स सबसे कम होता है। अरे हाँ के ना, तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा डेट इज द डी। बात समझ में आई क्या सभी को? कोई घबराया तो नहीं इस क्वेश्चन से? कुछ सीखा नया? कुछ सीखा नया इस क्वेश्चन से? तो आज का आखिरी क्वेश्चन आप सभी के सामने, सबसे मुश्किल क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। All of the following are major subtype of breast cancer based on gene array analysis except। बताओ सारे के सारे मेजर सबटाइप है ब्रेस्ट कैंसर के बेस्ड ऑन जीन एरे एनालिसिस, सिर्फ एक को छोड़ के। कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपका मेजर सबटाइप नहीं है ब्रेस्ट कैंसर का? ल्यूमिनल ए, ल्यूमिनल बी, ट्रिपल नेगेटिव, HER2 रिसेप्टर पॉजिटिव, एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव। चार ऑप्शन है, क्वेश्चन सभी से हटके है। थैंक यू सो मच मयूर जी, थैंक यू सो मच। सर जी क्लास के लास्ट में लीडर बोर्ड दिखा देना प्लीज। बिल्कुल मन्नू जी, बिल्कुल दिखाएंगे। सर यहाँ पे तुक्का मार देते हैं तुक्का मार देते हैं सर। मारो भाई, तुक्का मारो। सोच समझ के बताओ, बहुत आसान सवाल है। ट्रिपल नेगेटिव भी होता है, एस्ट्रोजन नेगेटिव, प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव, 2 नेगेटिव 3, एक साथ ट्रिपल नेगेटिव बोलते हैं। क्या बात है डॉक्टर पुनीत जी, वेरी गुड भाई। बी वाले रुक जाओ बहुत बढ़िया बी वालों को रोक दिया इन्होंने, वेरी गुड, है ना। बी वालों को रोक दिया। ट्रिपल नेगेटिव की बात भी बताई इन्होंने, बहुत अच्छी बात बताई। ट्रिपल नेगेटिव होता है, बिल्कुल होता है। एस्ट्रोजन नेगेटिव, प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव एंड HER2 नेगेटिव। जब 3 नेगेटिव हो एक साथ तो इसको ट्रिपल नेगेटिव बोलते हैं। वेरी गुड बच्चे, प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब बताओ यहाँ पे क्या चीज नहीं होगी, क्या चीज एक्सेप्ट पूछिए आपसे कि जीन एरे एनालिसिस में ब्रेस्ट कैंसर का मेजर सबटाइप कौन सा नहीं होता, है ना। अब लगाओ तुक्के, लगाओ तुक्के लगाओ, और तुक्के लगाओ भाई। बता दो भाई, अब पता लग गया अब तो आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया
दिस इज द एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव, दिस इज द एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव बच्चों, ये आपका मेजर सबटाइप नहीं होता, याद रखना। एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव मेजर सबटाइप नहीं होता। जीन एरे एनालिसिस का ल्यूमिनल ए ल्यूमिनल बी होता है, ट्रिपल नेगेटिव होता है, HER2 पॉजिटिव भी होता है, HER2 रिसेप्टर पॉजिटिव भी होता है, ल्यूमिनल ए ल्यूमिनल बी भी होता है। सारे बच्चे याद रखना, ये सारे के सारे होते हैं। इन पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंसिडेंस होता है कैंसर का, ठीक है। ल्यूमिनल ए ल्यूमिनल बी, इनके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट भी देते हैं, इनको टारगेटेड थेरेपी भी इन्हीं के अकॉर्डिंग दी जाती है। ट्रिपल नेगेटिव आपको बताया, जिसके अंदर एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और HER2 भी नेगेटिव होता है, तीनों चीजें जिसमें देखने को मिलती है, डेट इज द ट्रिपल। बट आप अगर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव की बात करोगे तो ये आपको मेजर सब टाइप में देखने को नहीं मिलता है लड्डू और पेड़ो। प्लीज इस बात को याद रखना, ये एक नई बात है आप लोगों के लिए, एक नया इंफॉर्मेशन है, इसको अच्छे से कॉपी में लिखना। जो जो सवाल मैं आप लोगों को करवाता हूँ बच्चों, ये मान के चलना ये सारे हाई यील्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। दीज आर द हाई यील्ड क्वेश्चन। सबसे रोस्ट प्रोग्नोसिस HER2 पॉजिटिव का होता है, सबसे गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर ट्रिपल नेगेटिव का होता है। क्या बात है भाई ठीक है, बहुत सारी जानकारी दी इन्होंने, आप लोग भी ऐसी जानकारियां बटोरे। मेरे पास थोड़ा समय कम होता है, वरना मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पे 15-20 मिनट लगा के एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवा सकता हूं, बट मैं सोचता हूं मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएं आपके तो ज़्यादा बढ़िया है। प्रदीप जी पूछे क्या पूछना है। सभी बच्चे हमेशा ये सोच के आए, सर एक डाउट है, एम्स देवघर छोड़ के एम्स मंगलगिरी ले लेना चाहिए क्या? नहीं नहीं, एक ही बात पड़ेगी, तुम्हारे घर के जो पास है बस वही रखो मयूर जी। अगर मंगलागिरी पास है तो मंगलागिरी, और देवघर पास है तो देवघर, ठीक है, जो पास है। और अगर दोनों ही दूर है तो फिर जहाँ पे हो वहीं पे रहो, एक्सपीरियंस खराब मत करो अपना। और बहुत कुछ चेंज हो जाता है, जगह बदलती है तो बच्चों। और सारे बच्चे कॉपियों में लिखें इन सब बातों को, जो भी नई चीज़ें सीख रहे हो उनको नोट डाउन करें। याद रखें, ये बहुत ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को बहुत रेयरली सीखने को मिलेगी कहीं से। ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो क्वेश्चन ही लोगों तक पहुँचते ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन लोग देख के ही छोड़ देते हैं। इवन अच्छे अच्छे फैकल्टीज टीचर देख के छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आप सभी ऐसे क्वेश्चंस को देखें, ऐसे क्वेश्चंस को करें, मेरा सभी बच्चों से निवेदन रहेगा। ईबा जी, अरे वाह क्या बात है भाई, है बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। पूजा जी पूछ रहे हैं, सर फर्स्ट हार्मोन थेरेपी फॉर मेंस्ट्रुएशन वुमेन विद मेटास्टेटिक कार्सिनोमा ब्रेस्ट। मेंस्ट्रुएशन में भी हम दो अलग अलग टाइप की दवाइयां देते हैं, एक टेमोक्सीफेन होती है और एक और ड्रग होती है, मुझे अभी नाम उसका स्किप हो रहा है दिमाग से। मैं आपको इसके बारे में कल एक क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको ये पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगले सेशन में मेरे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, हार्मोन थेरेपी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा, दोनों बातें बता दूंगा। हाँ, एक दवाई और है मेरे, बिल्कुल, उसमें दो तरीके होते हैं, टेमोक्सीफेन और एक और होती है, एक और दवाई होती है, उसमें भी क्राइटेरिया होता है एज का, कौन सी एज में कौन सी देनी है, वो मैं आपको कल पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है बच्चे। जो भी नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा मेरी तरफ से। ये है आपका लीडर बोर्ड भाई, बहुत बढ़िया, काफ़ी क्वेश्चन अटेंड किए बच्चों ने, और काफ़ी बच्चे तरीके से करके गए हैं चीज़ों को, और बहुत कुछ नया सीख के गए हैं। आई होप अगली क्लास में भी आप ऐसा ही कुछ नया सीखोगे, और ऐसे ही कुछ शानदार लाजवाब क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं अगली क्लास में भी, जो भी आपको कुछ नया सिखा के जाए। नाम क्लास का भले ही ऑल स्टेट MP NHM CHO है, सारे CHOs को कवर कर रहे हैं, बट ये क्लास आप लोगों के हर एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी बच्चों, याद रखना। चाहे वो स्टेट की हो, चाहे सेंटर हो, चाहे नॉर्थ सेट हो, चाहे RRB हो, चाहे आपका SGPGI हो, चाहे इस देश का कोई भी एग्ज़ाम हो, उस सभी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए ये क्लास किफ़ायती और फ़ायदेमंद साबित रहेगी, क्योंकि आप इन क्लासेस से सिर्फ CHO क्वेश्चंस नहीं सीखते, मेरे हर क्वेश्चंस में कुछ ब्रेन एक्सरसाइज होती है, और जहाँ ब्रेन एक्सरसाइज होती है वहाँ आप लोग कुछ नया सीख के जाते हो, और हमेशा मुस्कुरा के जाइए कि हम कुछ नया सीख के आए। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें और मुस्कुराते रहें और बहुत जल्द कामयाब बने। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ख्याल रखें।